53 पे। व्हाट आर स्टेरॉइड्स, गिव वन एग्जांपल। और व्हाट आर स्टेरॉइड्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये इस तरह पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आंसर सेम ही है। स्टेरॉइड क्या होते हैं जी? ये नेचुरली अक्रिंग लिपिड्स हैं, ठीक है, कि लिपिड्स हैं लेकिन नेचुरली अक्रिंग है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में इसमें स्ट्रक्चर को भी स्पेसिफिकली पूछा गया है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस एक बताया कि इसके साथ चेंजेस करेंगे, आर की चेंजेस होंगी तो आगे आगे जो है स्टेरॉइड की टाइप चेंज होती रहेगी। तो जो है इसको देखते हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 रिंग्स हैं, जिसमें से जो ये वाली रिंग्स है ना ABC, ये 3 रिंग्स 6 मेंबर्ड हैं और 1 रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। और इसके पेरेंट न्यूक्लियस हैज़ अ पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनोफिनेंथरीन। साइक्लोपेंटेनो, ये पेंटेनो 5 कार्बन रिंग है, पेंटेनो इसको बोल दिया। और फिनेंथरीन, अगर आपने फिनेंथरीन का स्ट्रक्चर किया हुआ ना अलग से, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये देखें, ये 3 यूनिट्स इस तरह फ्यूज़ हुए हैं, ठीक है, फिनेंथरीन। तो इसको ये बोलेंगे, आगे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो रिंग्स हैं इसकी वो जॉइन या फ्यूज़ होती हैं। इनके टोटल 17 कार्बन्स होते हैं और बहुत कम, मतलब वेरी स्मॉल वेरिएशन के साथ जो बॉन्डिंग में है, या ये जो आर ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, करने से हमारे पास जो है एक डाइवर्स चेंज आता है उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस में, जो स्टेरॉइड्स के हैं। आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं। जैसे कि हमारे पास कोलेस्ट्रोल है, एर्गोस्टेरोल है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स हैं। तो ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें कोलेस्ट्रोल का। देखिए कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर हम लोग ने अभी जो स्टेरॉइड का किया है, तो पेरेंट तो ये था ना, ये वाला पेरेंट का था। अब यहाँ पे आर लगा हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आर ग्रुप ही चेंज हुआ ना, तो आर ग्रुप चेंज करेंगे। तो आर ग्रुप में यहाँ पे कोलेस्ट्रोल की अगर बात करेंगे तो 6 मेंबर, जो 6 कार्बन्स वाला चेन है वो पहले पुट करेंगे, ये वाला, और सेकंड पे CH3 लगा देंगे, और ये जो इसके साथ अटैचमेंट हुई उसके साथ CH3 लगा देंगे, तो ये कोलेस्ट्रोल बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिपिड्स का। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के यूजेस की बात करते हैं। तो लिपिड्स के यूजेस जो हैं, फर्स्ट वन है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के निस्बत ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये फूड को मोर पैलेटेबल बनाता है। पैलेटेबल का मतलब होता है लजीज बनाता है। और द एग्जर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेटिंग इफेक्ट जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरह करके उसका कुछ शेप होती है। और यहाँ पे आपने माइलन शीट पढ़ी होगी, ये जो है ना, ठीक, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, मैं ये इसको लिखती नहीं हूँ, और ये एक्सॉन्स हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है, जो यहाँ पे फैट्स हमें काम कर रहे हैं, वो ये वाले हैं। यहाँ पे माइलन शीट होती है। तो गंदा से ही ड्रा हो रहा है लेकिन समझ आ जाएगी। ये देखें, ये माइलन शीट, यहाँ से ये माइलन शीट क्या होती है एक्चुअली, ये अलाउ करती है कि जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट हो क्विकली, ठीक है। साल्टेटरी कंडक्शन कि यहाँ से जंप करती हैं इम्पल्सेस, तो वो मूव फास्ट होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी से क्विकली यहाँ से पास कर जाती है। तो ये जो माइलन शीट है ना, एक्चुअली ये बनी होती है लिपिड्स। इसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन लिपिड्स का पोर्शन भी है, तो इसलिए हम लोग करते हैं कि इंसुलेटिंग इफेक्ट के तो होता है इसका इसमें। और नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ते हैं। देयर गुड एनर्जी रिजर्वर्स इन द बॉडी, ये हो गया। लिपिड्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स के केस में भी प्रोटोप्लाज्म में तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन्स में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर होता है स्ट्रक्चर, जिसमें हम फॉस्फोलिपिड्स का पढ़ते हैं कि वो इस तरह करके इस तरह अरेंज होती हैं, ठीक है, ये इसका। और ये सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रोल भी होता है इसमें, और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो। आगे चलते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है सम लिपिड्स एक्ट एज प्रिकर्सर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये प्रिकर्सर के तौर पर भी यूज़ होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रोल जो है वो प्रिकर्सर है कई स्टेरॉइड हार्मोन का, ठीक है। कोलेस्ट्रोल जो है लिपिड है ना, तो इसका मेरेज एंजाइम्स क्या है, ट्रांसफ़र करता है ग्रुप्स को विद इन द मॉलिक्यूल, और ये आइसोमेरिक फॉर्म्स बना देता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट्स लिखे हैं कि आइसोमराइजेशन प्रोसेस को करता है, कैटालाइज करता है, और इसके थ्रू क्या बनते हैं
वन आइसोमर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अनदर, तो इसी तरह बन सकता है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब सबसे पहले मैंने फ्यूमरेज एंजाइम की बात की हुई है। फ्यूमरेज का बताया हुआ कि ये आइसोमेरेज है और ये कैटालाइज करता है फ्यूमेरिक एसिड को, कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड में। इसके मैं अब इक्वेशन आपको करवाती हूँ। बाकी भी आप लोगों ने एटलीस्ट लिखने हैं, म्यूटारोटेज जो है और एलानिन रेसिमेज का, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं आइसोमेरेज एंजाइम्स की। अब इसके एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हमारे पास कैसे होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो चलता है इस तरह के, फ्यूमेरिक एसिड ये है फ्यूमेरिक एसिड, H इधर, COOH, और यहाँ पे H है और यहाँ पे C। चलो मैं सीधा बना लेती हूँ, मैं पीछे की साइड पे बनाने लगी थी ये, ठीक है। ये आप फ्यूमेरिक एसिड है, इसमें फ्यूमेरेज ऊपर लिखेंगे कि फ्यूमरेज, और ये एंजाइम यूज़ हुआ और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पहले भी पढ़ा हुआ है कई जगह पे। तो ये है जी COOH इधर और COOH इधर और यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। सिस और ट्रांस जो है अगर देखा जाए तो ये ट्रांस है और ये सिस वाला आइसोमर है। तो ये फ्यूमरेज, तो अगर आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना लें, वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको बना लें तो बेहतर है। 39, हाउ डू pH चेंज रेडिएशन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। pH चेंज जो होता है इसमें देख लेते हैं, हमारे पास 3 केसेस इसमें डिस्कस करेंगे, इतने लेंथी तो नहीं है। मतलब ये कि एक ऑप्टिमम pH अगर है तो मैक्सिमम रेट होगा, अगर pH आउटसाइड ऑफ दिस रेंज है तो स्लो एंजाइम एक्टिविटी हो जाएगी, अगर एक्सट्रीम लेवल पे मतलब एक्सट्रीम pH चेंज आ गया तो फिर जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 केसेस इसमें डिस्कस करेंगे, साथ में इसके एग्जांपल्स देखें। यहाँ पे ऑप्टिमम pH स्लाइवरी अमाइलेज की लिखी हुई है कि स्लाइवरी अमाइलेज जो है उसकी 6.4 से 6.9 है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं पेप्सिन की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पेप्सिन जो है इसकी 2 होती है और इसके अलावा ट्रिप्सिन की 7.4 होती है, ये ऐड कर लें और हमारा ग्राफ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेप्सिन का बना रही हूँ तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 वगैरह, तो 2 उसकी मैक्सिम वो है ना ऑप्टिमम pH है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेट होगा। तो आपने इसको स्टार्ट करना है ऐसे और 2 पे ही इसको मैक्सिमम शो करना है इस तरह करके, ठीक है। इसका ग्राफ भी साथ में हो जाएगा। रेडिएशन देखते हैं, जो रेडिएशन है जनरली कहते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं बाय एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट या बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज, ठीक। इन शॉर्ट यही के इनएक्टिव हो जाता है रेडिएशन से। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इसमें भी 3 केसेस हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं 37 पे, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, अगर एक लिमिट तक उसको इंक्रीज़ किया जाए ना टेम्परेचर को अगर एक लिमिट तक इंक्रीज़ किया जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा 3 केसेस होते हैं, अगर तो एंजाइम्स जो होता है अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो एंजाइम्स क्या होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। और फिर आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करें तो फास्टेस्ट होता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ड्रा करते हैं कि ये देखें, इसका इस तरह करके ग्राफ ड्रा करेंगे। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस तरह ग्राफ आएगा, ये मैक्सिमम रेट को शो करेगा, यहाँ पे आपने शो कर देना कि ये ऑप्टिमम pH शो कर रहा है, ठीक है। सॉरी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसका ये मैक्सिमम रेट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरी 2 साइड्स पे क्या होगा, अगर ये कम कर दिया जाए तो, अगर कम कर दिया जाए तो हमने अभी पढ़ा कि इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिविटी होती है रेफ्रिजरेटर में इनएक्टिविटी, तो फिर ये इनएक्टिविटी ही होती है एक्चुअली। और जो दूसरा वाला साइड है कि अगर हम इसको कर दें ज़्यादा कर दें तो फिर क्या होता है, ये वाली साइड है तो इस साइड पे डी नेचर हो जाते हैं एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गया टेम्परेचर का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नेम द इम्पोर्टेंट बेसिस दैट मेकअप डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के लिए 2 नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स।
प्यूरिन जो होती हैं उसमें एडेनिन ग्वानिन आ जाता है, और जो पिरिमिडीन्स होती हैं उसमें साइटोसिन यूरासिल और थायमिन आ जाता है। जो बेसिकली क्वेश्चन है उन्होंने डीएनए और आरएनए का पूछा हुआ है। तो डीएनए में थायमिन होता है, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन ग्वानिन होता है। आरएनए में भी यही सारे होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो रिप्लेस कर जाता है। जो थायमिन होता है इसकी जगह यूरासिल आ जाता है, ठीक है। बाकी सारे वही होते हैं आरएनए के केस में। तो ये उसकी बेसिस होगी। अब डिफरेंस की बात करते हैं, ये आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस आता है आरएनए और डीएनए में। दो डिफरेंस वैसे तो पूछे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा मेंशन कर दी है यहाँ पे। पहला कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, और इसका जो होता है वो इस तरह करके सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता, चले मैं अभी बना देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। आसान सा है, आप इसको ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये ऑक्सीजन इस तरह करके राइबोज शुगर है ना, ऐसे। अब यहाँ पे जो आता है OH, यहाँ पे आता है H, ये कार्बन नंबर 2 3 4। अब यहाँ पे H है और ये है OH, यहाँ पे भी OH है, H H C H2OH। बस इतनी सी बात है। ये हमारे पास है शुगर, हम लोगों ने राइबोज शुगर बनाई है। डी ऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है ना, वो अब बनाती हूँ। ये ऑक्सी राइबोज शुगर है। कार्बन नंबर 2 पे एक्चुअली चेंज आता है। यहाँ ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये डी ऑक्सी नहीं है, ये ऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि आरएनए में होगी। अब हम अगर ड्रा करते हैं उसको दूसरी वाली को, तो उसमें डिफरेंस ये आता है कि बिल्कुल बाकी सारा सेम होगा। मैं सारे को नहीं ड्रा करूँगी। ये देखें, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है ये वाला, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया था ना कि ये कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पे सिर्फ H लगा होगा, यहाँ पे H मेंशन कर देते हैं कि ऊपर भी H है नीचे भी H है, मतलब यहाँ से H ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गया। बाकी सारा सेम रहेगा जो इधर इधर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसको ऐड कर लें, ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रक्चर साथ में बनाइएगा। आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है कि जेनेटिक मटीरियल होता है जो डीएनए है, और जो ये है ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। डीएनए में ये वाली नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि अभी हमने डिस्कस भी की है। आरएनए में भी सेम है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो यूरासिल का आता है, यहाँ पे थायमिन होता है। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट हमारा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करें।